श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी बृहस्पति देव तथा श्री हरिविष्णु की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका आज के दैनिक पंचांग में। यह नित्य प्रस्तुत हुआ करता है और इसमें डेटा जो प्रयुक्त होते हैं दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से उनके सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध होता है और इसी भाग से पंचांग और मुहूर्त को लेकर आपके सुझाव के अनुरूप इस प्रस्तुति का लघु रूप हम अलग से नित्य प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग आज की तारीख क्या कहते हैं, विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक की शुभता अशुभता के लिए। आज का तारा विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए शुभता अशुभता के संदर्भ में क्या संकेत दे रहे हैं, इसे तारा बल क्या है, विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। तीसरा भाग जन्म राशि के अनुसार यानी विभिन्न राशि में जन्मे जातकों के लिए आज के चंद्रमा क्या संकेत दे रहे हैं, वृश्चिक राशि में जातक शुभता अशुभता के संदर्भ। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में इसे चंद्र बलम क्या है। चौथा भाग चौकड़िया, एक प्रकार का ज्योतिष मुहूर्त, सभी कार्यों के लिए उपयुक्त, उन सभी कार्यों में जिसमें हम शुभता चाहते उसके लिए काफी उपयोगी। और इसकी अलग से भी हम प्रस्तुति उपयोगिता पर, चौकड़िया की उपयोगिता पर हमने YouTube पर अलग से भी प्रस्तुति करके रखा है आप उसे संदर्भित कर सकते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। पांचवा और अंतिम भाग, हम जब जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार में देते हैं और उसके बाद अंकों के अंक में गोद जन्म लेकर हम आगे बढ़ते हैं जीवन के सफर में और कुछ अंक हम सृजित करते हैं। इन अंकों को पहचानना, इन अंकों को जानना, इन अंकों को समझना और इन अंकों को सही उपयोग करना हम हमारी सफलता और सफलता की दिशा है। यदि हम समझें, जाने, पहचाने और उसका सही उपयोग करें, हमारे जीवन में सफलता होगी। तो चलिए अंकों को पहचानने के क्रम में हम आइए इस प्रस्तुति से आप अपने अंकों को पहचानें, समझें, जानें और उसका सही उपयोग करें। किन अंकों से आप बचें, इसी प्रस्तुति में, और साथ ही साथ विभिन्न किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक क्या संदेश लेकर आए, शुभता और अशुभता के साथ। इस प्रकार प्रस्तुति, प्रत्येक भाग का प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी होने वाला है, इसलिए हमारे साथ बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्तुति। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ पहुंचाने का माध्यम है, किंतु यह उससे कहीं बढ़कर है। यह हम सबकी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की अहम भूमिका हम आप सबके जीवन में देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करें और करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित कर अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके और उनके इस प्रयास में
हम सिर्फ एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी। चलते हैं प्रस्तुति में और श्री राम का उच्चारण करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम। प्रस्तुति में स्वागत है आपका पहले भाग की प्रस्तुति। पहला भाग आज का दिनांक 18 दिसंबर 2025, माह पौष, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947, विश्वसु विक्रम संवत 2082, कलायुग का कलयुग का 5 आज का सूर्योदय 6:29 पर, सूर्यास्त 5:02। आज का दिशा सूर्य sunrise at 6:29 a.m. and sunset at 5:02 p.m. I repeat, sunrise at 6:29 a.m. and sunset at 5:02 p.m. आज का दिशा शोर दक्षिण है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो दही का सेवन कर यात्रा में सुखता। पंचांग के 5 अंक, वार गुरुवार, तिथि कल भोर में 4:59 तक चतुर्दशी, उसके बाद अमावस्या। नक्षत्र रात्रि के 8:07 तक अनुराधा, तत्पश्चात ज्येष्ठा। योग अपराह्न 3:06 तक तृतीय, उसके बाद सूर्य। और करण अपराह्न 3:47 तक वृष्टिभद्रा, तत्पश्चात शकुनी। और शकुनी कल भोर में 4:59। पुनः बता दें, करण अपराह्न 3:47 तक वृष्टिभद्रा, तत्पश्चात शकुनी कल भोर 4:59 और उसके बाद चतुष्पद। तो ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हुए ओम नमः शिवाय देखते हैं भोलेनाथ का वास आज कब है और शुभता कैसे। चतुर्दशी तिथि तक भोलेनाथ का वास शमशान में है और उसके बाद अमावस्या होने पर वे गौरी के सानिध्य में होते हैं। पहला भाग मृत शुभ नहीं है और दूसरा भाग जब गौरी के सानिध्य में होते हैं शुभ। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब महत्वपूर्ण मुहूर्त में चलते हैं। सुबह शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:47 से 12:07 दिन तक, अमृत काल प्रातः 8:27 से 10:14 दिन तक, सर्वात सिद्धि योग प्रातः 6:30 से रात्रि के 8:07 तक, और विजय मुहूर्त अपराह्न 1:32 से 2:14 अपराह्न तक, गोधूलि विला संध्या 5 बजे से 5:27 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:20 से मध्य रात्रि 0:13। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जप तप साधना। निशिता मुहूर्त रात्रि में किए जाने पूजा पाठ जप तप साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए शुभ हुआ। अशुभ मुहूर्त में राहु सबसे प्रभावी राहु काल अपराह्न 1:05 से 2:24। गुलिक काल प्रातः 9:08 से 10:27 तक, यमगंड प्रातः 6:30 से 7:49 प्रातः तक, और वर्ज मुहूर्त देर रात्रि 2:21 से भोर में 4:08। भद्रा प्रातः 6:30 से 3:47 अपराह्न तक, और आज का भद्रा का वास स्वर्ग में है क्योंकि शुभ है। तो चलिए अब ग्रहों की स्थिति को देखते हैं। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ गए हैं और जब भी वे चंद्रमा वृश्चिक राशि में आते हैं, मंगल की राशि है, उसमें नीच होते हैं। वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के। तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ गए, अनुराधा नक्षत्र में शनि के नक्षत्र। मंगल देव अस्त चल रहे हैं, बृहस्पति देव वक्री चल रहे हैं, शुक्र देव ही अस्त है, और राहु और केतु तो वक्री होते हैं। अंश के अनुसार यदि देखें तो सूर्य बाल्यावस्था में, बृहस्पति देव वृद्धावस्था में, शुक्र देव वृद्धावस्था में, क्योंकि शुक्र देव का राशि परिवर्तन होने वाला है। राहुदेव शनि देव भी अंश के अनुसार बाल्यावस्था।
राशि के अनुसार यदि ग्रहों को देखा जाए तो मित्र की राशि में 3 ग्रह, शत्रु की राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं। राशि के अनुसार ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो बृहस्पति की राशि में और मंगल की राशि में 3 3 ग्रह। चंद्र और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं है और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 4 ग्रह और अपने ही नक्षत्र में बृहस्पति देव और राहु देव 2 ग्रह। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की शक्ति, बृहस्पति देव, शनि देव तथा केतु देव के नक्षत्रों में 2 2 ग्रह हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल ये स्वतंत्र ग्रह हैं, इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। आज किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं। तो इन शब्दों के साथ चलते हैं दूसरे भाग में। आज के तारे विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए क्या संकेत लेकर आए, शुभता अशुभता का। इसे ताराबलन कहते हैं। आपके समक्ष प्रस्तुत सारणी में ताराबलन के समक्ष ताराबलन के साथ पूरी सारणी आपके समक्ष है। ताराबलन के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम लिखे हुए हैं वह चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है। आज चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वह बताता है। और चंद्रमा जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं स्थायी रूप से, वह आपको ताराबलन के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह दर्शाता है। और दोनों का जहां मिलन होता है, विभिन्न नक्षत्रों का आज जहां मिलन होता है, वही आज के शुभता और अशुभता की स्थिति बताता है। उदाहरण स्वरूप यदि कहें कि मृगशिरा, चित्रा या शर्मिष्ठा नक्षत्र में यदि चंद्रमा है और जातक का जन्म आद्रा, स्वाति या शतभिषा में हुआ हो तो अति मित्र होते हैं। इस प्रकार हर नक्षत्रों के परिणाम को हम जान सकते हैं। कुल 9 तरह की स्थितियां बन सकती है जब आपका तारा जन्म संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, नैधन्य, मित्र और अति मित्र में हो। जब आज का आपका तारा संपत, क्षेम, साधक, मित्र या अति मित्र में होता है तो शुभता दिखाता है। यदि जन्म, विपत और प्रत्यरि या नैधन्य में होता है अशुभता दिखाता है। और इनकी शुभता और अशुभता का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो क्षमता होती है, जो शक्ति होती है, वह जैसे जैसे क्रम बढ़ता है वैसे वैसे होता है। सबसे ज्यादा परेशानी नैधन्य में, सबसे ज्यादा शुभता मित्र अति मित्र में, संपत्त में, धन के कारण। तो इस तरह से आप अपनी शुभता और अशुभता के बारे में जान सकते हैं। और जहां भी अशुभ है, शुभ अगर आज का तारा आपका संकेत दे रहे हैं शुभता के तो उस अंतराल में अपने सभी कार्यों को निष्पादन कर सकते हैं, नया कार्य आरंभ भी कर सकते हैं, पुराने कार्यों को भी समाप्त कर सकते हैं और दैनिक कार्य भी ऊर्जा सहित आप पूरा कर सकते हैं। किंतु यदि आपका ताश का तारा जन्म, विपत, प्रत्यरि या नैधन्य में है, अशुभता के संकेत दे रहे हैं, तो वैसी स्थिति में दैनिक कार्यों में सावधानी। जो कार्य आरंभ कर चुके हैं उसका निष्पादन तो जरूर करना है, किंतु सावधानी और कोई भी नया कार्य नहीं करना। साथ ही साथ इस अशुभता को शुभता में परिवर्तित करने हेतु कोई भी जोखिम लेने की सलाह किताबों में, यूट्यूब पर कुछ उपाय लिखे हैं जिसकी चर्चा हम प्रस्तुति में भी करेंगे। किंतु हम आपसे आग्रह करेंगे कि अपने कार्यों में हम शुभता चाहते हैं तो जोखिम लेने का प्रयास न करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताराबलन मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है और नवतारा चक्र पद्धति से हम यह जानते हैं, ताराबलन से हम यह जान पाए कि आज का दिन कैसा होगा। यह चंद्रमा एकमात्र ग्रह से और एक दिन के लिए, किंतु नवतारा चक्र पद्धति जिस पद्धति पर आधारित है वह यह बताता है कि विभिन्न ग्रह
पूरे जीवन काल में कैसा फल देंगे। जी हाँ, क्योंकि नवतारा चक्र पद्धति जो बनी है उसका मूल सिद्धांत है ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह का फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। इसलिए अब आपके समक्ष यह प्रश्न उठता होगा कि कुल 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, किस ग्रह, कौन सा ग्रह के कौन नक्षत्र फल देंगे। इसके लिए 27 नक्षत्रों को तीन श्रेणियों में रखा गया, 3 श्रेणियों में रखा गया, 9 9 नक्षत्रों का समूह बना और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और इन नक्षत्रों को प्रत्येक नक्षत्र से, जैसे उदाहरण स्वरूप पहला नक्षत्र, हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र, पहला, 10वां और 19वां, उनका स्वामित्व केतु देव को। दूसरा, 11वां और 20वां नक्षत्र का समूह स्वामित्व शुक्र देव को। तीसरा, 12वां, 21वां नक्षत्र का समूह स्वामित्व सूर्य देव को। और नौ, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का समूह स्वामित्व बुध देव को। और इस प्रकार यह सूची आपके समक्ष जो है वह बनी, इसे आप सहेज कर रख सकते हैं। फलित कैसे करते हैं ये महत्वपूर्ण होता है। जिस जातक का जहां से जन्म होता है, जिस नक्षत्र में, उसके उनको चिन्हित कर उनके संबंधित ग्रह को पहचाना। जातक का जन्म ग्रह, जन्म ग्रह वही होता है और जातक का जन्म उसी दशा महादशा में होता है, यानी पहला ग्रह वही बने। दूसरा ग्रह घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं और अंत में पहुंचने के बाद फिर पुनः हम आरंभ से शुरू करते हैं और जिस जो मेरा पहला ग्रह है उसके पूर्व ही समाप्त। यानी यदि बृहस्पति के नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ तो पहला ग्रह बृहस्पति का है। मान लीजिए किसी के जातक का जन्म पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में हुआ है तो पहला ग्रह बृहस्पति बने, दूसरा शनि, तीसरा बुध, चौथा केतु, पांचवा शुक्र, छठा सूर्य, सातवां चंद्रमा, आठवां मंगल और नौवां राहु। पहला ग्रह मिश्रित फल देते हैं, इसलिए पीड़ा में उनको, अशुभता में ही उनको रखते हैं, पीड़ा में रखते हैं। पहला ग्रह पीड़ादायक, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह सुखदायक होते हैं और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां पीड़ादायक। इस प्रकार हम ग्रहों की स्थिति को समझ गए कि बृहस्पति देव जब पहला ग्रह है, मान लीजिए, तो शनि देव, केतु, सूर्य, मंगल और राहु शुभ होंगे। वहीं बृहस्पति, बुध, शुक्र, चंद्र ये अशुभ होंगे। तो हम पहले से जान गए कि जीवन काल के में कौन कौन से ग्रह शुभ होंगे, कौन कौन से अशुभ। तो उनका दशा महादशा भी शुभ और अशुभ हो सकता है और हम उस शुभ ग्रहों के महादशा में, दशा महादशा में हम शुभ कार्यों का निष्पादन त्वरित गति से और योजनाबद्ध तरीके से हम कर सकते हैं और हम शुभता अपने कार्यों में ला सकते हैं। वहीं अशुभ तारों की स्थिति में, अशुभ ग्रहों की स्थिति में हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रख सकते हैं, जो कि हमें वेदना कम देती, जो अंततोगत तो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। और उसी तरह से जन्म कुंडली में बैठे ग्रह भी हमारे लिए कौन से शुभ होंगे, कौन से अशुभ, ये जान सकते हैं और उसके अनुसार हम उनसे अपेक्षा भी कर सकते हैं। और अंत में विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए कौन से किससे संबंध कैसे होंगे। उदाहरण स्वरूप यदि हम बृहस्पति में नक्षत्र जन्मे जातक के लिए शनि के नक्षत्र में जन्मे जातक संपत्ति के कारक, बृहस्पति के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए शनि के नक्षत्र दूसरा ग्रह बनते हैं और वे संपत्ति कारक होंगे। और शनि से जहां जन्म कुंडली में बैठे हैं उस राशि, उस संबंध से यदि कार्य किए जाए तो संपत्ति के कारक होंगे। बिजनेस पार्टनर यदि वैसे व्यक्ति से बनाया जाए तो वो हमारे संपत्ति कारक। वहीं यदि हम चंद्रमा में बैठे जन जातक से हमारी मित्रता होती है, हम उससे साठ गांठ करते हैं, उससे जुड़ते हैं कार्य रूप से, तो हमारे लिए पीड़ादायक, क्योंकि अति पीड़ादायक।
और इस प्रकार हम ग्रहों के बारे में जान सकते हैं और उसे शुभता और अशुभता जानकर हम अपने जीवन को सही दिशा में ले सकते हैं। इसलिए नौतारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी है, अद्भुत पद्धति है, और इसलिए इस पर हमने एक खास वीडियो यूट्यूब पर रखा है आपके लिए। नवतारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति, जिसमें भगवान राम, मां सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी कुंडली की चर्चा की है नवतारा चक्र पद्धति। तो आप जरूर देखें, लाभ ज्ञान अर्जित कर उसे लाभान्वित हो, उपयोग इसका करें। साथ ही साथ अपने परिजन का भी आप इसमें देख सकते हैं, किसी का भी, और यह आपके लिए काफी उपयोगी हो सकता है। तो चलिए वापस चलते हैं ताराबलम पर, और आज के तारा विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए क्या संकेत दे रहे हैं। आज पहला भाग में चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र, उसके बाद वे ज्येष्ठ में जाते हैं। इस प्रकार यदि आप कहें, उदाहरण स्वरूप यदि जातक का जन्म भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ में हुआ है, तो पहला भाग अति पीड़ादायक है। आज भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है पहले भाग में। वहीं कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दूसरे भाग। तो इस तरह से हम फलित देख सकते हैं, और अपना अपना नक्षत्र, जो हमारा जन्म नक्षत्र है, उसके अनुसार आज के तारे क्या कह रहे हैं, आपको क्या शुभता अशुभता के बारे में संकेत दे रहे हैं। आरंभ में भी हमने जैसा कहा था आपको कि कभी भी जब आपका आज का तारा अशुभता की तरफ संकेत दे रहा है, तो आप कोई भी जोखिम, नया कार्य आरंभ करके न करें। साथ ही साथ अशुभता को शुभता में बदलने के लिए कोई भी जोखिम, कोई भी कार्य कर जोखिम न लें। केवल ज्ञान के हेतु, यदि किताबों में जो लिखा है वह जानने के लिए केवल हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का तारा यदि जन्म में है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में है तो गुड़ का दान, पृथ्वी में है तो नमक का दान, और नैधन्य में है आज का तारा तो मुहूर्त त्याग जरूरी है, मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान। ये किसी कार्य को करने के लिए उद्देश्य से ऐसा है, लेकिन इसका उपाय शुभता अशुभता को शुभता में बदलने के लिए हम जोखिम न लें, यही हमारी प्रार्थना है। और इस प्रस्तुति का उद्देश्य भी यही। चलिए आपको तीसरे भाग में हम ले आए, जो चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं, वृश्चिक राशि में, और वृश्चिक राशि में गोचर करने के कारण आज का चंद्रमा क्या संकेत दे रहे हैं, जिसे हम चंद्र बलम कहते हैं। आज वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। शेष राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत नहीं है, इसलिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। इष्ट देव का ध्यान करें। इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रस्तुति को अपनी चंद्र राशि के अनुसार दें, लगन या सूर्य राशि के अनुसार नहीं। स्वागत है आपका चौघरिया में। चौघरिया एक प्रकार का बहुत ज्योतिष है, जो आरंभ में भी हमने बताया था। इसकी उपयोगिता काफी है। कोई भी कार्य करने के लिए, चाहे वो दैनिक कार्य हो, पूजा पाठ हो, जब तप हो, या फिर कोई भी कार्य पहली बार किए जा रहे हो, इन सारे कार्यों के लिए, इसके अतिरिक्त ग्रहों से संबंधित कार्य के लिए काफी उपयोगी होते हैं। संक्षेप में कहें, यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता तो कम से कम इसे जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें शुभता चाहते हैं, और शुभता में लाने हेतु तो चौघरिया काफी उपयोगी साबित। और यही वजह है कि चौघरिया पर हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग यूट्यूब पर पोस्ट करके रखा है। चौघरिया की उपयोगिता हिंदी में और अंग्रेजी में, यूटिलिटी ऑफ चौघरिया। आप उसे देखें और लाभान्वित। संक्षेप में कुल 8 चौघरिया दिन के होते हैं, 8 चौघरिया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघरिया का नामकरण हुआ। 8वां चौघरिया जो आदि का होता है, जो आरंभ का चौघरिया दिन का होता है, वही अंत का होता है। रात्रि का जो आरंभ का चौघरिया होता है, वही रात्रि का अंत का होता है। इस प्रकार चौघरिया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, और हम जानते हैं कि साप्ताहिक दिन के स्वामी हर सप्ताह के
दिन के स्वामी अलग अलग 7 ग्रह बनते हैं और ये सातों ग्रह विभिन्न कार्य, विभिन्न प्रयोजन आदि के लिए उपयोगी हुआ करते हैं। इसलिए हर चौघड़िया का संबंध ग्रहों से होता है, साप्ताहिक दिनों के ग्रहों से होता है और ग्रहों का के उनके कार्यों से भी होता है। इसलिए चौघड़िया ग्रहों के से विभिन्न जो प्रयोजन है, विभिन्न उनका जो निमित्त है, कार्य है, उससे भी उन लोग जुड़ते हैं और इसलिए चौघड़िया और उपयोग, तो आपको भी हम सलाह देते हैं चौघड़िया का उपयोग करें और यह कठिन नहीं। चौघड़िया का उपयोग करते समय यह जरूर देखना चाहिए कि आज का चौघड़िया दिन में कहीं अशुभता से अधिव्याप्त तो नहीं है। दिन में द्वार वेला, काल वेला और राहु काल से चौघड़िया, दिन का चौघड़िया प्रसिद्ध हो सकता है और रात्रि में काल रात्रि से। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि जब भी आप अशुभता से अधिव्याप्त तारा हो तो उसको त्याग करना चाहिए। अनुभव के आधार पर हमने जो पाया है वह यह है कि दिन जो होता है सूर्यदेव, दिन में आधिपत्य सूर्य का होता है, सूर्य को हम लेकर चलते हैं इसलिए और सूर्य के पुत्र शनि से सूर्य की कटुता रहती है, तो इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन वह काल बेला से प्रसिद्ध होता है और रात्रि चंद्रमा का होता है। चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध की बुध नाराज रहते हैं चंद्रमा से, इसलिए बुध का जो चौघड़िया, लाभ चौघड़िया रात्रि का, वह काल रात्रि से ग्रसित। इन चौघड़िया को छोड़कर, अब जो अशुभता से अधिव्याप्त हो उनको छोड़कर बाकी चौघड़िया का उपयोग करना चाहिए। और इसी क्रम में क्योंकि हमने अपने अनुभव के आधार पर पाया है इसलिए हमने साझा किया। और अब हम आप देखें कि आज का चौघड़िया क्या क्या है। आज का चौघड़िया, आज गुरुवार है, शुभ चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहे हैं, शुभ चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहे हैं और अंत में यानी अपराह्न के ये 1:05 से अमृत चौघड़िया राहु काल से ग्रसित है। 2:24 का जो काल चौघड़िया है वह काल बेला से ग्रसित है और 3:43 से सूर्यास्त तक यह वार बेला से ग्रसित। रात्रि का चौघड़िया, लाभ चौघड़िया जो बुध का चौघड़िया है 11:46 रात्रि से 1:27 तक और काल रात्रि से। शेष चौघड़िया काफी उपयोगी है, आप उनका उपयोग कर सकते हैं। और अंत में 5वें भाग में आपका स्वागत है। 5वां भाग अंक से संबंधित। आइए अपने अंकों को जाने, पहचाने, समझें। पहले अंकों को समझें, जाने और पहचाने और अंकों का सही उपयोग करें। इस प्रस्तुति में इसी को सिखाने हेतु हम ये छोटी सी प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं। अंक ज्योतिष में एकल अंक ही प्रयोग होते हैं 1 से 9 तक। शून्य को गणना में नहीं लेते और जब शून्य को गणना में नहीं लेते तो 1 से 9 तक ही अंक बनते हैं। इसी को समझना, इसी को हमको पहचानना है। बहुत आसान है और याद रखना भी आसान। 1 से 9 तक अंक और 1 से 9 के बीच में यदि देखें तो 5 अंक होता है, ऐसा होता है जो मध्यस्थता का काम करता है, संतुलन का काम करता है। इसलिए 5 अंक काफी महत्वपूर्ण होता है। यह यदि अंकों की ये में देखें तो सेंटर पर है, केंद्र पर। और ये अंक जो 1 से 9 तक अंक है, एकल अंक में चूंकि काम कार्य होते हैं, इसलिए जब भी दो या दो से ज्यादा अंकों का समूह हमारे पास आए तो वैसी स्थिति में अंक ज्योतिष के मूल सिद्धांत के अनुसार उन सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। यह इसका मूल सिद्धांत। अब अंकों को के स्वामी अलग अलग ग्रह, 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि, 9वां का मंगल। और ये ग्रह
एक अलग अलग गुण, अलग अलग तत्व, अलग अलग ऊर्जाएं होती है। यदि कोई अंक हमारी जन्म तिथि में मिसिंग है, नहीं है, तो हमें उस ग्रह से संबंधित गुण, तत्व, ऊर्जा की कमी खली। वही यदि ठीक इसके विपरीत कुछ अंक ऐसे भी हो सकते हैं जो बार बार आए, 2 बार से ज्यादा जब अंक आते हैं, वह हमारे लिए उस ग्रह के तत्वों की, ऊर्जा की अधिकता होती है, जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए उन अंकों को भी पहचानें और इन अंकों को उनके ग्रह तथा उनके गुण के आधार पर विशेष नामों से पुकारा जाता है। एक को राजा से, सरकार से, या अगर नौकरी पेशा व्यक्ति है उसके लिए बॉस से, दूसरे को रानी या पार्टनर से, तीसरे को गुरु या सलाहकार से, चौथे को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झांसा में रखने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से, 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री से या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्म गुरु से या ऐसे व्यक्तियों से जो जिन्हें प्रकृति द्वारा, ईश्वर द्वारा भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास। 8 को समाज के नीचे तबके के लोगों से, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोगों से, नौकर चाकर से तथा न्यायालय से। और अंत में 9 को सेनापति, पुलिस, डॉक्टर और खून। इन अंकों को इन अंकों को विशेष नामों से जाना जाता है, और इन नामों से यदि आप देखें तो आपस में संबंध भी आप स्थापित कर सकते हैं कि कैसे संबंध होने की संभावना पर हम चर्चा करेंगे। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार के रूप में देते हैं, और वह जन्म तिथि के रूप में आता है। ये स्थायी होते हैं, बदलते नहीं हैं। और ये अंक जन्म तिथि के रूप में आते हैं जिनमें तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि और माह 1 अंक या 2 अंकों का हो सकता है, वर्ष 4 अंकों का हो। और मूल सिद्धांत अंक ज्योतिष का क्या है कि 2 अंक, जब भी 2 या 2 से ज्यादा अंक हो तो उनको सबसे पहले हम एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। हमने यहां भी एक जन्म तिथि ली है जो गूगल से ली है, जिस व्यक्ति का आज जन्मदिन, और उस अंक को हमने आपके सिखाने हेतु हमने एकल अंक में परिवर्तित कर दिया। यानी इनका तिथि 9 दे रहा है, माह 3, और अंक वर्ष भी 9 है। जो जन्म तिथि होता है, तिथि, अब पूरी तिथि माह वर्ष को हम लेकर नहीं चल रहे हैं, सबको तोड़ रहे हैं। तिथि जो हमारा होता है, तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व बताता है, इसलिए इसे मूलांक कहते हैं, और बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहते हैं। तिथि और माह मिलकर जब जुड़ जाते हैं तो यह हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। जैसे इस जातक के लिए यदि कहें, जो मूलांक है वह 9 बनता है। मूलांक और भाग्य, मूलांक और इनको जोड़े, माह को जोड़े, तिथि और माह को जोड़े तो 12 जोड़ता है, और 12 जुटकर 3 बनता है। यानी बाहरी व्यक्तित्व 3 बनता है। 3 जुपिटर से शासित होता है, गुरु से शासित होता है, 9 मंगल से होता है। अब आगे देखें, वर्ष, तिथि, माह और वर्ष को तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो वह हमारा भाग्यांक कहलाता है, यानी लाइफ नंबर। बोलचाल की भाषा में इसे कंडक्टर। और वर्ष को केवल अंक को जोड़ते हैं जो 9 बनता है जातक के लिए। पुरुष के लिए 11 उसमें घटाते हैं, 11 से उसमें उसको घटाते हैं, और महिला के लिए 4 उसमें जोड़ देते हैं। तो सभी अंक आपके समक्ष आ गए। इसको एंजल नंबर कहते हैं, जो हमारे वातावरण को दर्शाते हैं। तो इस जातक का, जिनकी जन्म तिथि है, इस जातक का
5 और 6 अंक नहीं। जातक बहुत लकी है, सभी अंक इसके इनके पास है, लेकिन 5 और 6 मिसिंग। 5 और अब देखें, जो आपके पास सारणी दिया हुआ है, यहां से 4 से 4 9 2 3 5 7 8 1 और 6, ये यहां पर ये जो अंक है यहां पर 5 आएंगे। यदि हम इस पर यहां पर आपको लिखते हैं, यहां पर 5 अंक परमानेंट आना चाहिए और यहां पर 6 अंक परमानेंट आना चाहिए। आप भी इस सूची को बना सकते हैं अपने, अपना किसी व्यक्तिगत, जहां भी जो अंक है ये यहाँ लिखना जरूरी है, और तभी ये आपके ये होंगे, सुचारू रूप से बनेंगे। 5 और 6 जातक का बेसिक अंक, यानी 5 से संबंधित ऊर्जा, 6 से संबंधित ऊर्जा जातक को नहीं चाहिए, उनके गुण इसमें नहीं। और जब केंद्र नहीं रहता है तो व्यक्ति आत्मबल उसका थोड़ा कमजोर कर देता है। अब आइए इस जातक का जो मूलांक, आप इसको नोट करके रखें, ड्राइवर और कंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ज्योतिष। हमारा व्यक्तित्व, हमारा भविष्य, ये दोनों यदि अंक शत्रु अंक हो गए तो हमारे जीवन जो है वो परेशानियों से होता है आरंभ से। जैसे उदाहरण के लिए ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हो गए तो बस का आरंभ से ही चलना मुश्किल होता है। और ये होता है ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक ही आपस में हमारे शत्रु हैं, तो फिर आरंभ से ही हमारे लिए कष्ट का कार्य होता है। और दूसरी परिस्थिति होती है कि ईश्वर ने हमको बहुत अच्छा अंक दिया, लेकिन हम कुछ अंक सर्जित करके आते हैं। जैसे बस में, बस चली, ड्राइवर कंडक्टर आपस में मित्र हैं, आपस में ताल में बहुत अच्छा है, लेकिन किसी एक ऐसे पड़ाव पर कुछ पैसेंजर चढ़ गए जो ड्राइवर और कंडक्टर के साथ परेशानियों का बाधाएं होती। इसलिए हम अंक सृजित जब करते हैं, जिसे डायनेमिक अंक कहता है, कहा जाता है, और डायनेमिक अंक से ही हम मूलांक और भाग्यांक, यदि शत्रु है, ड्राइवर कंडक्टर हमारा शत्रु है, तो उसी से ठीक करते हैं, क्योंकि ईश्वर जो प्रदत्त अंक दिया है उसको तो स्थिर है, बदला नहीं जा सकता। तो अब कहां से अंक लाए? ऐसा अंक हम लाएंगे, ऐसी जगह से स्रोत हुआ होगा जहां से हम, जो चिर हो, जो स्थायी, और वो अंक बनता है नाम अंक। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होते हैं, अंक कहां से आए? जी हाँ, पहले सबसे पहले आप इनके मूलांक भाग्यांक जो अंक है, ये सभी को नोट कर लें। अधिक अंक कौन सा है ये भी देखें, इनका 1 अंक अधिक है। साथ ही साथ 4 और 9 2 बार आ चुके हैं। तो जब भी हम इनके अंक का कोई भी अगर बैलेंस करने का, ड्राइवर कंडक्टर को बैलेंस करने का कोशिश करेंगे, तो 4 9 को नहीं लाएंगे, क्योंकि 4 9 2 बार आ चुके हैं। प्रयास करेंगे 4 और 9 नहीं आए, हमें लाना क्या है? 3 8 5, 5 मिसिंग है, 5 और 6 पर ज्यादा प्रयास करना है यदि शत्रु नहीं होते हैं, जो कि आगे हम देखेंगे। और 2 7, ये अंक जो एकल अंक में है या जो मिसिंग अंक है, उसी में से अंक हम खोलेंगे, जो कि मूलांक और भाग्यांक का के साथ मित्र बन सकते, मित्र बनकर दोनों में तालमेल बना सकते। तो नामांक में जब आप देखें, ये अक्षर जो होते हैं इनके अंकीय मूल्य होते हैं, और हर नाम का हम अंकीय मूल्य में परिवर्तित कर उनके उन उन उनके अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर हम यह नाम है परखा दत्त। ये जन्म तिथि जो हमने लिया है 18/12/1971 का, ये बरखा दत्त का है, जो ये हमारे जर्नलिस्ट। इनका नाम का पहला अक्षर ई होता है, जो कि 2 देता है। यह भी नोट करें, क्योंकि नाम का जो पहला अक्षर
जो ये होता है ज्यादा ऊर्जा देता है। बरखा तत् कोई नहीं कहता, बरखा का खा भी कोई उच्चारण पर नहीं आएगा, बरखा तत्व को रिस्पॉन्ड कर देगा। तो ये चीज होता है नाम के में ऊर्जा का। और ये चूंकि नाम हमारे धरती के ईश्वर देते हैं और वह हमारे मृत्यु तक भी रहता है, इसलिए ये काफी आयुष की आयु लंबी है। जिस तरह जन्म तिथि की आयु लंबी है, इस नाम की भी आयु लंबी होगी। तो इससे हम नाम को सुधार सकते हैं। अब देखिए, इनका 9 मूलांक है, भाग्यांक इनका 3 है, और जो नाम का पहला अक्षर 2 है और नामांक 4 है। क्या इसे तालमेल हम कर सकते हैं? आप आगे देखेंगे सूची जो बन रही है शत्रुओं, ये शत्रु अंक आपके समक्ष। आप देखें कि इनका जो नाम है वह 9 पर जाता है, और 9 का शत्रु 6, 4, 2, 8, 9 होते हैं। 6 इनका मिसिंग है, इसलिए 6 मिसिंग अंक है, तो हम इसका उपयोग ना करें। इसको अगर मिसिंग है, मिसिंग ही रहने दें। 9 का शत्रु अंक 6, 4, 8, 2, 8, 9 है, और इनका नाम का पहला अक्षर 2 दे रहा है। साथ ही साथ इनका 4 जो है नामांक दे रहा है। ये दोनों शत्रु बन जाते हैं केवल मूलांक के ही, इसलिए ये अंक इनका उपयोग नहीं लाएंगे यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले मूलांक और भाग्यांक देखते हैं। मूलांक 9, भाग्यांक 3। 9 और 3 आपस में शत्रु नहीं। 6 अंक वाले के लिए 3 और 9 शत्रु है, लेकिन 9 अंक वाले के लिए 3 अंक शत्रु नहीं। इसलिए यहां पर स्थिति ठीक बनती है। और ये जो नाम है, इसमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ये नाम को यदि 5 पर ले जाए तो इनके लिए शुभ हो। तो यह काम हम आप भी कर सकते हैं। और आपको दूसरी सूची भी आपके समक्ष प्रस्तुत है, जो कि हर अंकों का शत्रु अक्षर कौन कौन होगा। जैसे आप देखें, 9 अक्षर का बी भी शत्रु होता है, यानी जो जो शत्रु अंक है उसी से संबंधित अक्षर को हमने संकलित करके रखा है आपके लिए, आपके उपयोग के लिए, ताकि आप अपने नाम का भी करेक्शन ना, क्योंकि कोई भी जो अंक ज्योतिष यही करते हैं कि आपके कौन से अंक असंतुलित हैं उनको पहचान कर आपके नाम में करेक्शन कर, और कुछ नहीं कर। और इसी के लिए लाखों लाख की फीस भी चुन लगती है। आप खुद भी प्रयास कर सकते हैं। और आपका प्रश्न यह उठेगा कि यदि नाम हमारा आज के दिन में है, आयु मेरी 30 साल है, तो हम आज के दिन में नाम कैसे चेंज करें? सर्टिफिकेट है, जॉब है, अकाउंट है, आपसे आग्रह है, इस पर नहीं जाए। आप सोशल मीडिया के अकाउंट में, जहां लोग ज्यादा आपको देखते हैं, नेम प्लेट में, आदि आदि इन जगहों पर आप अपना नाम का जो है परिवर्तित नाम को यूज करें, और परिवर्तित नाम को खूब कीजिए। यह आपके लिए उपयोगी हो। क्योंकि नाम जो भी सर्टिफिकेट में है, अकाउंट में है, वो सारे ये कर चुके हैं। और जो भी पासवर्ड वगैरह बनाए, जो आप सृजित करें उनको, जो आप बनाए, चाहे पासवर्ड में हो, गाड़ी संख्या हो, आदि आदि जो भी हो, मोबाइल अंक हो, ये सभी आपके लिए शत्रु अंक को लेकर के, कम से कम तटस्थ अंक हो, मित्र अंक हो। इसलिए मित्र और तटस्थ को जानना जरूरी नहीं है भी, वो एडवांस न्यूमरोलॉजी में आप जान सकते हैं। लेकिन यहां पर आप जाने आपके शत्रु अंक को, शत्रु अंक को पहचान। और आशा करते हैं यह आप अंकों को पहचानने में यह प्रस्तुति आपके लिए कारगर होगी। अब आपकी बोनस की प्रस्तुति। बोनस अंक, पर्सनल ईयर, यह वर्ष कैसा जाएगा, यह कैसे जाने? इसके लिए जन्म तिथि जो आपका ओरिजिनल है, उस जन्म तिथि को देखें, उसमें से वर्ष को निकालकर वर्तमान वर्ष को डाल दें। यदि वह वर्ष आपका मूलांक और भाग्यांक का मित्र है, और रनिंग एज मूलांक और भाग्यांक का मित्र है, फिर आपके लिए बहुत अच्छा। इनका देखें, इनका जो वर्ष है वही है जो भाग्यांक हो है, इसलिए मित्र हो गए। और रनिंग एज जो है एक, वो मूलांक और भाग्यांक का मित्र है, इसलिए ये भी
ठीक है, तो इनका वर्ष 2025 ठीक जाने के समय। अब चलते हैं आज का अंक 3 है, और किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक क्या कह रहे हैं। 3 अंक किसी का शत्रु नहीं होता, केवल एक शत्रु होते हैं। दोनों गुरु हैं, बृहस्पति और शुक्र दोनों गुरु हैं, ये दोनों दुश्मन हैं। इसलिए 3 अंक के लिए 4 अंक से तटस्थता है और 6 अंक से अति शत्रुता है। इसलिए 6 अंक जो जिस व्यक्ति का जन्म 6, 15, 24 तारीख को हुआ है किसी भी माह का, उनके लिए आज पर सावधान रहने की जरूरत है, स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है, और आप वाद विवाद से दूर रहें, आदि आदि। दैनिक कार्यों में सावधान, वाहन चलाते समय सावधान, ये सभी सावधानियां रखनी है। और शेष अंक के लिए आज दिन अच्छे हैं। 4, 13, 22, 21 तारीख को जन्मे जातक के लिए दिन सामान्य होने की संभावना है। 1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे जातक के लिए आज दिन उत्तम, अति उत्तम होने की संभावना। तो इसके साथ हम प्रस्तुति को यहाँ पर समाप्त करते हैं। हम अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं ये प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी साबित हो। फिर भी इस प्रस्तुति में यदि कुछ चाहते हैं कि इसमें सुधार हो और उपयोगी बने, तो हमारा आपका सुझाव अपेक्षित है। एक सुझाव आया है जिस पर हम कार्य कर रहे हैं कि जो हम इस प्रस्तुति को थोड़ा लंबा जाता है, जो हम किसी चीज पर उदाहरण स्वरूप कोई भी चीज पर हम जो विस्तार से चर्चा करते हैं बीच में, वो उसको हम अलग से प्रस्तुत करते हैं ताकि आपके लिए हमेशा लाभदायी होगा, और प्रतिदिन उसका रिपीटेशन ये अवधि को बढ़ाता है। इसलिए उस जो रिपीट होते हैं जो भी चीज इस प्रस्तुति में, उनको हम अलग से प्रस्तुत कर उनको संदर्भित किया करें ताकि प्रस्तुति को थोड़ा छोटा हो सके, आपके लिए और उपयोगी बन सके, समय कम नहीं। यह इस पर हम कार्य कर रहे हैं, शीघ्र ही उस वैसा हम प्रस्तुति करेंगे। फिर भी सुझाव आपका अपेक्षित है। और अंत में, यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित। जन कल्याण के लिए साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके भी जीवन में शुद्धता आ सके, वे भी ज्ञान अर्जन कर इस प्रस्तुति से लाभान्वित हो सके। और अंत में, हम आज का दिन बृहस्पतिवार है, बृहस्पति देव तथा हरि विष्णु से कामना करते हैं कि आपका उनकी असीम कृपा आप सभी पर। जय श्री बृहस्पति देव, जय श्री हरि विष्णु।